चलिए, लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि CSS फ्रेमवर्क क्या होता है, उसके बारे में बेसिक हमने इन्फॉर्मेशन दी थी। लेकिन एज आई टोल्ड यू कि ये भी पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड ही है, तो हमें जो है ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल पे करनी है। तो आज हम थोड़ा सा CSS के बारे में जानते हैं कि फ्रेमवर्क हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली CSS का फ्रेमवर्क यूज़ करने का हमारे पास अपना खुद का कोई तरीका नहीं है कि हम उसे कस्टमाइज करें। हमें एक बने बनाए CSS के फ्रेमवर्क को यूज़ करना होता है, और इसके लिए फ़िलहाल जो है हमें CSS मिलता है w3.css से। w3.css भी एक बना बनाया फ्रेमवर्क है, और वेबसाइट को डेवलप करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है CSS ओनली फ्रेमवर्क के हिसाब से, माने कि इसमें कोई कंपोनेंट नहीं है कि ये w3.css कोई CSS का कंपोनेंट है। ये अपने आप में एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है, जिसमें कि आपको बहुत सारे कई तरीके के फ्रेमवर्क्स ये खुद में इंक्लूड करता है। मतलब जब आप कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं और किसी भी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग के लिए, आप उसकी अपीयरेंस के लिए या उसके रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए आप डिसीजन लेते हैं, तो उसमें जो है आपको पहले से बने बनाए, जिसको हम बोलते हैं इन बिल्ट या प्री डिफाइंड CSS स्टाइलिंग और जावास्क्रिप्ट के कंपोनेंट्स उसमें मिलते हैं। और इसीलिए आज की डेट में जो सबसे फेमस आपका फ्रेमवर्क यूज होता है वो CSS का फ्रेमवर्क है, और ये CSS का फ्रेमवर्क आपको मिलता है w3.css फ्रेमवर्क से। w3.css फ्रेमवर्क को एक्चुअली यूज करने के पीछे रीजन ये भी है कि कोई भी वेबसाइट जब हम बनाते हैं, कोई भी वेबसाइट को जब हम डिजाइन करते हैं, तो बेसिकली उसके अंदर 3 लेयर होती हैं, जिसमें कि पहली लेयर होती है डेटा लेयर, दूसरी लेयर होती है प्रेजेंटेशन लेयर, और तीसरी लेयर होती है एक्टिविटी लेयर। डेटा लेयर हमारी वो लेयर होती है जिसमें हमारी वेबसाइट के लिए कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं, यानी अपनी वेबसाइट में हम क्या क्या चीज़ें दिखाना चाहते हैं। तो ये डेटा लेयर में क्या चीज़ें होंगी, मतलब कंटेंट क्या होगा, ये किस तरह से आएगा, इसका डिसीजन लेने के लिए तो हम HTML का यूज़ करते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर जो दूसरी लेयर हमारी होती है, उसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे ब्राउजर में ये जब हमारी वेबसाइट दिखेगी तो उसका अपीयरेंस, उसका लुक कैसा होगा। तो ये डिसीजन लेने के लिए जो उसकी स्टाइलिंग करनी है, ये सारी स्टाइलिंग करने के लिए हम यूज करते हैं CSS का। तो बेसिकली CSS जो काम करती है वो प्रेजेंटेशन लेयर पे काम करती है। और तीसरी जो हमारी एक्टिविटी लेयर है, एक्टिविटी लेयर जो है वो हमारी साइज को, जो हम वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं उसकी इंटरएक्टिविटी इन द सेंस कि वो क्या काम कर रही है, क्या है, कैसी दिखेगी और वो क्या कर रही है। जैसे फॉर्म बना रहे हैं तो फॉर्म का डेटा सेव कर रहा है या कुछ कर रहा है, वहां पर हम अपनी कोडिंग यूज करते हैं। और इस कोडिंग को इंटरएक्टिविटी देने के लिए कि जैसे आपने कहा कि कोई फॉर्म पे क्लिक किया तो हमारा डेटा सेव हो गया, या रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिंक पे खोला तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिंक ही आपके सामने खुले, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही आपके सामने खुला। तो ये एक इंटरएक्टिव वेबसाइट होती है कि जो आप चाहते हैं, जो ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं, उनमें से जिस ऑप्शन को आप यूज करना चाहते हैं, यू आर फ्री टू यूज दैट थिंग, एंड आपकी जो जो टास्क है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहे हैं। यही ऑब्जेक्टिव होता है एक इंटरैक्टिव वेबसाइट का। तो ऐसी जब आपको ये काम करना होता है, जो इंटरैक्टिविटी आप देते हैं अपनी वेबसाइट को, उसके लिए जो आप स्क्रिप्टिंग करते हैं, जो आप कोडिंग करते हैं, वो कोडिंग हमारी एक्टिविटी लेयर पे होती है। और ये कोडिंग करने के लिए आप यूज करते हैं दो तीन कुछ आपके सॉफ्टवेयर है जो आप यूज करते हैं, जिसमें से आपका जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा फेमस है। जावास्क्रिप्ट का यूजुअली हम यूज करते हैं। CSS का हम लोग वैसे तो देख ही चुके हैं कि हम किस किस तरह के यूज, मतलब क्या हम एडवांटेज लेते हैं कि भाई आप जो है उसको एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए उसे यूज करते हैं। CSS के स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं जो कि बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उसे सपोर्ट करती हैं। फिर इसमें आप बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन, बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मेट्स देख सकते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि CSS का बेसिक एडवांटेज क्या है, और ये भी हमें पता चल गया कि CSS को हम प्रेजेंटेशन लेयर पे काम करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन ये W3CSS, जैसे हमने अभी नाम लिया कि जो फ्रेमवर्क हम यूज करेंगे, जो मोस्ट पॉपुलर नाउडेज है, दैट इज W3.CSS। ये W3.CSS जो फ्रेमवर्क है, ये आपको कहाँ से मिलेगा? इसको लेने के लिए आप दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। दो तरीके में से पहला तो है कि आप अपनी मशीन पर, आप अपने कंप्यूटर पर उसे इंस्टॉल कर लें। अपने कंप्यूटर पर अगर आप उसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना वेब ब्राउजर खोलना होगा। जो भी वेब ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं आप उसे खोलेंगे, और उसको खोल करके सीधे सीधे आप या तो उसकी वेबसाइट पे ही जाएं और लिख दें, मतलब पूरा आपको लिंक फॉलो करना होगा। तो आपको उसका पूरा URL देना होगा कि आपने लिखा HTTPS फिर कोलन देन www डॉट, पहले तो हमारी जो साइट है स्कूल्स w3schools.com, ये तो हमारा बेसिक जो है डोमेन उसका, वो हम डालेंगे नाम। फिर उसके बाद में आगे हम क्या लिखेंगे, W3CSS, बिना कोई डॉट के, बिना किसी चीज के। फिर हम ऑब्लिक लगाएंगे और फिर हम लिखेंगे W3
css underscore downloads .asp। ये हमारा जो w3schools.com है, उसका जो w3.css हमारा फ्रेमवर्क है, उसका ये एक्टिव सर्वर पेज है। और ये एक्टिव सर्वर पेज पे जाने के लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा, मतलब इस लिंक पे जाना होगा। तो ये URL आप टाइप करेंगे अपने उसमें, और कुछ शायद मिस किया हमने, वापस से लिखते हैं w3https://www.w3schools.com w3schools.com /w3css w3css। अच्छा, सी मिस किया है यहाँ पे, ओके, ये, और एंटर। जैसे आप इसे एंटर करेंगे कि देखिए W3 स्कूल्स की वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी, w3schools.com की। और यहीं पर आपको देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड w3.css, और डाउनलोड करने के लिए आपको ये लिंक दिया गया है। आप इस लिंक को यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ इसके लिए पे नहीं करना, कहीं आपको इसके लिए लॉगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, और लिंक पे क्लिक करते ही ये आपके सामने इसका एक वेब फ्रेमवर्क का पूरा पेज आपके सामने खुल जाएगा, और ये आपका डाउनलोड भी हो गया है। वैसे तो अगर आप इसे यूज़ करना चाहें तो ये डाउनलोड हो चुका है, तो ये आपके बारे में पूरी इसके पूरे फ्रेमवर्क की इन्फॉर्मेशन है इसमें, आपका पूरा यहाँ पे इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी किया है। जैसे आप देख रहे हैं कि /*/ के अंदर भी कुछ चीज़ें लिखी हैं, कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं, कुछ ऐसे ही लिखी हैं। जो स्टेटमेंट्स आपकी ऐसे /*/ के अंदर लिखे हैं वो डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब काइंड ऑफ अ कमेंट और अ रिमार्क दैट इज गिवन विच इज नॉट टू बी प्रोसेस्ड। उसको हम ये नहीं चाहते कि वो प्रोसेस हो या उसका कोई यूज हो, वो सिर्फ एक इंटरैक्शन के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए दिया गया है आपको, कि आप उसके बारे में चीज़ों को जान सकें। तो एक रिमार्क के तौर पर अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप इस चीज़ के लिए, इसको रिमार्क को लिखने के लिए आप /*/ का यूज़ कर रहे हैं। बाकी इसमें बहुत सारी कोडिंग की गई है, और ये पूरी फ्रेमवर्क की कोडिंग है जिसमें हर चीज़ के लिए पहले से डिसीजन लिया गया है। तो इसको अगर आप यूज़ कर लेते हैं या आप इसे डाउनलोड कर लेते हैं, तो डाउनलोड करने के बाद आपको अपने कंप्यूटर में, कंप्यूटर में कह रहे हैं, जब आप अपना HTML का कोड लिखेंगे तो उस कोड को लिखते समय आपको जो अपनी फाइल बनानी है, HTML डॉक्यूमेंट जो आप क्रिएट कर रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको हेड टैग के अंदर इसका आपको डायरेक्टली अपना लिंक देना होगा। वो लिंक देने का एक तरीका है, उसे आप लिखेंगे और तब आप उसका यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इतना बड़ा काम नहीं करना चाहते, माने आप डाउनलोड्स के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, आप कहीं कुछ इस तरह से चीज़ें में नहीं जाना चाहते, और आप चाहते हैं कि डाउनलोड करने की क्या ज़रूरत है, हम सीधे सीधे ये काम कर लें। तो क्योंकि जब आप उसे डाउनलोड करेंगे तो आपको उस फाइल को एक ऐसे मतलब प्रॉपर फोल्डर में डालना पड़ेगा, और फोल्डर जो होगा उसके लिए उसको लोकेशन को लोकेट भी करना पड़ेगा। तो अगर आप इन सब झंझटों में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इससे आसान तरीका ये होता है कि हम उसे सीधे डाउनलोड तो नहीं कह सकते, हम उसे सीधे यूज करें डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ CDN बेस्ड वर्जन। CDN बेस्ड वर्जन का मतलब है कि यहाँ पर एक पहले से हमारा CSS के फ्रेमवर्क में एक CDN का फुल फॉर्म होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क हमारा जो है एक CDN बेस्ड होता है, और इसमें इसका एक वर्जन है जो फिलहाल 4 चल रहा है, 4 वर्जन का लेटेस्ट वर्जन है। तो इस वर्जन से हम डायरेक्टली इसे यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली यूज करने से आपको ये एक एडवांटेज मिलता है कि आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ता, आप उसे अपने कोड में डायरेक्टली यूज करते हैं, और बहुत ज़्यादा कहीं आपको उसकी कोई मतलब उसको कहीं आपको कहीं से कोई ऑथेंटिकेशन नहीं लेना, कोई परमिशन नहीं लेनी। और जब आप एक बार उस कोड को लिख लें तो उस कोड को आप कितनी बार भी कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, सीधे सीधे कॉपी करके पेस्ट किया जा सकता है। तो हम भी आपको CDN बेस्ड वर्जन पे ही काम करना सिखाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, इजी टू यूज है, और काम कर सकते हैं उससे। तो हम ये काम करने के लिए क्या करेंगे, अगर इसके लिए हमने पहले 1-2 फाइल यहाँ बना के रखी हुई हैं, वो हम आपको दिखाते हैं, और फिर हम आगे फाइल क्रिएट करना भी आपको अगर आज ही पॉसिबल होगा तो दिखाएंगे। सबसे पहले हमने अपना Notepad++ खोला और यहाँ पे ये CSS फ्रेमवर्क के लिए फाइल बनाई। पहले कोई चीज़ नहीं, सीधे हम अपने बॉडी टैग की बात करते हैं। यहाँ पर हम बॉडी टैग में आए और हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक तो हमने यहाँ पर हेडिंग दी हुई है, इस हेडिंग को देने के लिए हमने div ब्लॉक का यूज़ किया है। एक हमने यहाँ पर लिखा है, एक इमेज दी है, एक पिक्चर इंसर्ट की है, वो पिक्चर भी एक div ब्लॉक में यूज़ की है, और कुछ टेक्स्ट लिखा है और वो टेक्स्ट भी हमने div ब्लॉक में लिखा। 3 चीजें तो की हैं, एक पिक्चर है, एक हेडिंग है और एक
आपका जो है टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, दोनों तीनों चीजों को इंडिविजुअली डिवीजन ब्लॉक में दिया, और लास्ट में भी हमने कुछ एक लाइन लिखी है, उसको भी हमने अलग से DIV ब्लॉक में दिया है। तो सिंपल हमने लिखा, वही बॉडी टैग यूज किया, DIV ब्लॉक डाला। अभी ये सब छोड़ दीजिए, ये बताएंगे कैसे करना है। और यहाँ पर ये जो हमारा वेब पेज था, दिस इज अबाउट स्टीव जॉब्स। तो स्टीव जॉब्स की यहाँ पे हेडिंग दी हुई है हमने H1 टैग के अंदर, और यही हेड में भी हमने अपना टाइटल वही दिया हुआ है। फिर इमेज दी थी, तो उन्हीं की कोई पिक्चर है जिसे हम डाउनलोड करके सेव कर चुके हैं, और वो पिक्चर हमने जो है IMG टैग में DIV ब्लॉक के अंदर दी। ध्यान रखिएगा, DIV ब्लॉक के अंदर हमने इमेज टैग का यूज किया है, जिसकी विड्थ हमने यहाँ पर 100% की। आप सभी अच्छे से ये कोड लिखना जानते हैं। इमेज इंसर्ट करनी है IMG SRC, आप उस पर जो इमेज है आपकी, उसका आप पूरा एड्रेस लेके आए, और विड्थ में 100% करने से क्या हुआ कि वो पिक्चर पूरी आपकी जो है पूरे जो वेबसाइट है उसके हॉरिजॉन्टली पूरी स्ट्रेच होकर पूरी स्क्रीन को कवर करेगा। ठीक है, बस इतना है कि इसको DIV ब्लॉक में लिखा। ऐसे ही हमने यहाँ पे उनके बारे में कुछ टेक्स्ट लिख लिया, और इसके लिए भी DIV ब्लॉक का यूज किया। लेकिन ये तो है कि आपने बॉडी टैग के अंदर काम किया, लेकिन अब हम बात करते हैं ऊपर अपने हेड टैग की बात करते हैं। ये इतना कोड हमारा हेड टैग का है। इसमें आपको क्या करना होता है एक्चुअली, यहाँ पर सबसे पहले तो हम अपना जो है वही लिखते हैं, अपना हेड टैग लगाते हैं। हेड टैग के अंदर हमने अपना टाइटल दिया, आपको पता ही किसके लिए देना होता है, टाइटल अगर देना है तो हेड में ही देना है। फिर हम यहाँ पे 2 लाइन का ये कोड लिखते हैं। ये 2 लाइन का कोड आपको ध्यान रखना होगा, हालांकि 2-3 बार आप लिखेंगे तो आपको खुद ही याद होने लग जाएगा कि उसे क्या लिखना है। इसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है, ये जैसा है वैसा ही यूज करना है। पहले हम इसमें लिखते हैं मेटा नेम। मेटा मतलब ये एक स्कीम है जिसका नेम व्यू पोर्ट पहले से बना हुआ है। कंटेंट विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस डैश विड्थ कॉमा इनिशियल डैश स्केल इज इक्वल टू 1। ये प्री डिफाइंड है, इसमें हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा है। ये कोड एज इट इज आपको लिखना होगा। जहां आपने 2 या 3 फाइलों में लिखा तो आपको हैबिचुअल हो जाएंगे उसे लिखने की, और आपको आदत पड़ जाएगी और याद भी हो जाएगा। फिर आपको लिंक टैग का यूज करना है। आपको याद होगा हमने CSS के लिए आपको बताया था कि लिंक टैग हम यूज करते हैं, इसमें सबसे पहले हम रिलेशनशिप देते हैं। तो हम स्टाइल शीट यहाँ भी दे रहे हैं क्योंकि हम CSS पे काम कर रहे हैं। फिर हमने वहां टाइप भी दिया था, लेकिन यहाँ टाइप नहीं दे रहे, और सीधे सीधे हम लिंक दे रहे हैं। और लिंक में भी देखिए आप क्या लिखते हैं, वही पूरा URL डाल देते हैं। बस लास्ट में यहाँ देखिए www.w3schools.com /w3css, इतना तो वैसे भी था, /4 w3.css। ये आपको यहाँ पे ऐसे पूरा का पूरा लिंक देना है। ये हेड टैग के अंदर आपको 2 टैग्स लगाने, एक मेटा टैग यूज करना है और एक लिंक टैग यूज करना है। ये कोडिंग करनी है। अब हम ये चाहते थे, अब पहले हम एक बार आपको ये पेज दिखा देते हैं कि ये पेज हमारा कैसा दिख रहा है। इस फाइल का नाम हमने देख लिया है कि क्या है ये फाइल। ओके, हम इसमें अपना फाइल एक्सप्लोरर विंडो खोल लेते हैं। ये हमारी पहली फाइल है। हम पहले आपको फाइल दिखा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए एक हेडिंग दी हुई है, एक नाम लिखा हुआ है स्टीव जॉब्स, फिर स्टीव जॉब्स की एक पिक्चर लगी हुई है, और उसके नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है। टेक्स्ट के साथ ही नीचे भी आपने फुटर में कुछ डेटा दिया हुआ है, जिसको कि अलग कलर से आपने शो किया है। ये उनके मतलब स्टीव जॉब्स के ही कहे हुए वर्ड्स हैं। यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड, यू हैव टू ट्रस्ट द डॉट्स विल समहाउ कनेक्ट इन योर फ्यूचर। तो ये हमने एक उनका कोट है जो उनका ही बोला हुआ है, उसको हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। इतना ये हमारा पेज बना हुआ है। अब इसको हम कैसे इतना डिजाइन दे रहे हैं, ये सब चीजें कि बैकग्राउंड में ये कलर आ रहा है, फिर यहाँ टेक्स्ट ये, और बैकग्राउंड में इधर रेड कलर आ रहा है। जब भी हम DIV टैग का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी इमेज की। बल्कि इमेज के पहले जो हमारा टेक्स्ट लिखा होता है, हेडिंग, जो सबसे पहले ये लिखा हुआ था आपका, सॉरी, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पे टैग दिया हुआ था हमने टाइटल के बाद, जो हमारा टेक्स्ट था H1 टैग में, इसको जब हम यहाँ लिखेंगे तो DIV के आगे ही हम लिखेंगे क्लास। हम क्लास का नाम देंगे, और क्लास का नाम यहाँ पे रहेगा W3 कंटेनर। एक्चुअली अगर आप लिखना शुरू करते हैं ना, तो वो अपने आप ही लिखना भी मतलब खुद से ही लिखना शुरू कर देता है। देखिए हम आपको डिलीट करके दिखा रहे हैं। जैसे हम क्लास पे आए, DIV क्लास इज इक्वल टू, और जैसे डबल कोट्स में लिखना है W3, ये देखिए अपने आप कंटेनर। फिर आपको क्या लिखना है इसके बाद, अगर मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि इसका जो हमारा कलर है, सपोज जो भी कलर हम, जैसे ऑरेंज दिया था तो हम ऐसे लिख सकते हैं W3 और फिर कलर का नाम हमने ऑरेंज दिया था तो हम ऑरेंज कर दे रहे हैं, और ये टैग यहीं पर क्लोज कर दे रहे हैं। ये तो हो गया हमने टेक्स्ट के लिए, और ये हुआ है इसीलिए वो आपका यहाँ पर ऑरेंज कलर में ये टेक्स्ट दिख रहा है।
अभी हम इसका कलर अगर यहाँ पे कर देते हैं ब्लैक, सेव करेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे, सेव करेंगे फिर से और यहाँ पर आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए, जब हमने बैकग्राउंड का कलर ऑरेंज रखा था तो आपने देखा था कि बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का कलर क्या था, ब्लैक था। लेकिन जैसे ही हमने बैकग्राउंड को कलर दिया ब्लैक, तो देखिए टेक्स्ट ऑटोमेटिकली रिवर्स कलर में, व्हाइट कलर में आ गया। तो ये सब चीजें हमें करनी नहीं पड़ती, ये सब फ्रेमवर्क ने खुद डिसाइड किया हुआ है, इसीलिए इस तरह से चीजें आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये कलर दिया, तो जब भी कोई कलर देना है आपको तो इस तरह से कलर देना है। फिर हमने अपनी इमेज यूज की, तो इमेज में हमें कलर नहीं देना होता है, तो केवल क्लास इज इक्वल टू W3 कंटेनर लिखा। पिक्चर के लिए हमने उसका फाइल का पूरा एड्रेस ले लिया और विड्थ 100% कर दी। अब टेक्स्ट लिखना था तो इसको भी हमने यहाँ पे W3 कंटेनर, पर हम इसका यहाँ पे कोई वो नहीं दे रहे, क्या नाम है, कलर नहीं दे रहे। W3 राउंड लार्ज टेक्स्ट के लिए इफेक्ट होता है, आप ना भी दें तो कोई ऐसा नहीं कि अगर नहीं दिया तो मतलब क्या होगा। देखिए हम इसको यहाँ पे हटा दे रहे हैं, सेव कर दिया, टेक्स्ट पे आए, ये देखिए टेक्स्ट हमारा ऐसे लिखा हुआ है, हम इसे रिफ्रेश कर रहे हैं तो कोई खास फर्क नहीं इस पे पड़ रहा है। इस पे टेक्स्ट मतलब बाय डिफॉल्ट जैसा था वैसा ही रहेगा, मगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, टेक्स्ट का ही वो एक इफेक्ट होता है। क्या टेक्स्ट हमारा सिंपल आया, आप देख ही रहे। अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट को भी कुछ आप कलर वगैरह देना चाहते हैं तो हम लिख सकते थे W3, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया पर्पल, पता नहीं कलर है, कुछ कलर्स नहीं भी सपोर्ट करता है, वैसे तो 140 कलर्स होते हैं ये ले लेता है, लेकिन ये देखिए आ गया। तो ये आपका कलर आ गया, इसका टेक्स्ट बैकग्राउंड आ गया। और फाइनली हमने जो लास्ट में कोट लिखा है उसको हमने W3 रेड दे दिया है। तो ये सिर्फ W3 कंटेनर टैग का ही अभी हमने जो क्लास है वो यूज कर रहे हैं, और W3 कंटेनर के ये सब कंटेंट्स हैं, W3 पर्पल या W3 ब्लैक, ये उसी के सब कंटेंट्स है जिनको कि आप यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और फाइल यहाँ बनाई हुई है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें भी कुछ इसी तरह का काम किया हुआ है, यहाँ पर भी यही सारी चीजें यूज की है, बस वो कंटेंट जो था वो हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो क्योंकि आप इसे सीधे CDN से उठा रहे हैं, मतलब उसका जो क्या नाम है, डिलीवरी नेटवर्क से डायरेक्टली ले रहे हैं आप उसको, तो उससे क्या है आपको कुछ याद नहीं करना, वो ऑटोमेटिक है, कंटेंट वहां से डायरेक्टली आपको मिलता है, तो आपका कनेक्शन बन जाता है और आपका आपको अलग से कोई कोड याद करने की या कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। खैर, अब इस तरह से आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, यहाँ भी हमने कुछ वही कलर और कुछ इमेजेस लगाई हैं, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल किया, बस सेव करते हैं, इसको भी देखते हैं कि ये कैसा दिखेगा। ये देखिए, अब यहाँ पर हमने इसको अलग कलर दिया हुआ है, फिर यहाँ अलग कलर दे दिया हेडिंग के लिए, फिर इसको अलग कलर दिया, ये इमेज लगाई और नीचे भी टेक्स्ट को अलग कलर दे दिया। तो आप देखिए आपने कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की इसके लिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से चीजें कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल आप दे रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने, लेकिन चीजें कितनी क्लियर और बहुत ही स्पेसिफिकेशन के साथ में आपके सामने आ रही है। तो बस एक अच्छी सी इमेजेस का एक कॉम्बिनेशन है आपका और ये सब चीजें हैं। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमको कोई और बनानी है साइट, तो हम क्या करेंगे, हम वापस नोटपैड में जा रहे हैं अपना, एक हमने न्यू फाइल क्रिएट किया। न्यू फाइल के लिए सबसे पहले हम लिखने में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, इसलिए यहाँ से उठा करके इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया डेटा इतना और पेस्ट कर दिया। ठीक है, बॉडी टैग हमारा स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर पिक्चर है। अब यहाँ जरूरी नहीं कि हम अबाउट हार्ले ही कहें, सपोज हम कोई कंटेंट यहाँ पर लेना चाहते हैं, यहाँ हम आगे नेट पर हमने कोई भी एक टॉपिक ले लिया, सपोज हमने लिख दिया इमेज ऑफ सपोज अमिताभ बच्चन। ठीक है, कोई भी एक इमेज यहाँ से हमने सेव कर ली, राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज एज, यहाँ आए, अपने इमेज को सेव किया यहाँ पे, और वापस से थोड़ा सा डेटा इनके बारे में ले लिया। विकिपीडिया से ही ले लीजिए, कहीं से डेटा ले लीजिए, मैंने वो तो आपकी अपनी मर्जी है, हमें सिर्फ डेटा चाहिए थोड़ा सा, तो इसीलिए हम उठा रहे। यहाँ से हमने कुछ डेटा उठाया और बस इतने को ही हमने यहाँ से कॉपी कर दिया। कॉपी करके नोटपैड में आए और सबसे पहले हमने इमेज तो बात की बात है, पहले हम एक div ब्लॉक लगाते हैं यहाँ पे,
और इसको क्लोज करेंगे और इसके बीच में हम अपना कंटेंट डाल देंगे। कंटेंट इस तरह से आएगा, मतलब वो एक लाइन में ही आपको दिखाएगा। आपको इसे ऑब्वियसली एडजस्ट करना पड़ेगा, वो अपने आप ही नहीं एडजस्ट होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉपर इसको लुक दे रहे हैं ताकि चीज़ें अच्छे से दिखाई दें। बाकी जब आप कहीं से डेटा मतलब अपना खुद का लिखेंगे या कहीं से आप टाइप कर रहे होंगे तो आप उसे और अच्छी तरीके से लिखेंगे, कंटेंट्स आपके और अच्छे होंगे। ये हमने ले लिया। अब यहाँ पर हम देखिए DIV टैग को यूज़ कर रहे हैं, तो यहीं पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लास। क्लास इज इक्वल टू, यहाँ आएंगे W3, देखिए अपने आप आना शुरू हो जाता है। फिर आपको कलर चेंज करना है तो W3 ब्लू ही दे दीजिए, ये हो गया। तो ये आपने करा। यहाँ लास्ट में हम बॉडी टैग को क्लोज कर दे रहे हैं और फाइनली HTML टैग को भी क्लोज कर रहे हैं। और ये तो हो गई हमारी इसकी बात कि हम यहाँ पर कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने लिख दिया मान लीजिए कि यहाँ पर कलर चेंज कर देते, ग्रीन कर देते डिफरेंस के लिए, ये आ गया। अब ये तो हो गया, यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं। ये हो गया, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये किया हमने, ठीक है, ये हो गया। अब ये अलग DIV क्लास में हमारी हेडिंग हो गई, H1 टैग ये अलग है। यहाँ पर ही हमने कंटेंट दे दिया, ये हेडिंग आ गई है। अब हमें रहती है बात लास्ट में इमेज की, तो इमेज को भी अलग से DIV ब्लॉक में आप डालेंगे और इसके अंदर आप यूज़ करेंगे img src इज इक्वल टू पिक्चर लेकर के आएंगे और आपने कहा विड्थ इज इक्वल टू 100%। और ये पिक्चर की, ये यहाँ जाना पड़ेगा हमें, पिक्चर्स फोल्डर में आएंगे हम, ये पिक्चर है, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, एड्रेस को कॉपी करेंगे, यहाँ आएंगे और पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद जो भी फाइल का नाम है .jpg थी आई गेस, सेव करेंगे। HTML टाइप में जाएंगे, HTML सेव, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर इतना कुछ हमने कर दिया है। ओके, आई होप सब कुछ हो गया है। अभी इसको हम एक बार देखते हैं ब्राउज़र विंडो में कि ये क्या दिखा रहा है आपको। डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और यहाँ से फाइल, टेक्स्ट नहीं है यहाँ, क्या मिस किया है, DIV क्लास, DIV टैग लगाया है, ये डबल कोट्स मिस किए हैं यहाँ पे। सेव करेंगे, यहाँ आएंगे, रिफ्रेश करेंगे और ये देखिए बहुत ज़्यादा ब्लू हो गया है। यहाँ से हटा देते हैं, रख देते हैं। इस तरह से जो है आप अपनी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो ये CSS फ्रेमवर्क की अभी स्टार्टिंग है। कलर्स तो अभी हम बात करें तो बहुत सारे कलर्स के पैनल है और बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं कलर की। आप अलग अलग कलर को इनके कोड्स के साथ या उनके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो अभी हम आगे काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। बहरहाल स्टार्टिंग में ये है, आपको बस ध्यान यही रखना है कि w3.css को लेना है और उसको लेने के लिए आपको क्या तरीका फॉलो करना है वो आपको याद रखना है। नहीं तो अपना कोड कॉपी कर लीजिए। आप देखिएगा आपकी बुक में भी ये कोड दिया गया होगा, अगर ना दिया हो तो बताइएगा तो हम आपको लिखवा भी देंगे। वैसे जहाँ तक मुझे उम्मीद है बुक में दिया गया होगा ये कोड, देख लीजिएगा एक बार अपनी बुक में भी, कंसल्ट कर लीजिएगा उससे। और नहीं है तो आपको यहाँ पे नेट पे भी वो कोड अवेलेबल है,
आप नेट से भी वो कोड ले सकते हैं। कुछ ना करना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, हमको बताइएगा, हम आपको लिखवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में इसी के आगे पढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम है इतना ट्राई करके देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमको बताइएगा, फिर सॉल्व कर देंगे। अभी किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। किसी को फिलहाल कोई क्वेश्चन? अभी नहीं, अभी तो लग रहा है ना कि सब इजी है, समझ में आ जाएगा, मतलब ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा अपने हाथ से आप लोग। ठीक है, ठीक है, फिर आज की मीटिंग में